عید उल अज़हा की आमद थी। मेरी बड़ी भाभी अपने तीनों बच्चों समेत ईद से पहले ही हमारे घर आ गई। बच्चों ने नाक में दम करके रख दिया था। जब हम कुर्बानी का जानवर लाए तो बच्चे उसे डरने लगे। मेरे जहन में आइडिया आया, क्यों ना कुछ देर के लिए बच्चों को जानवर से डराया जाए। तीनों बच्चों को कुर्बानी करने वाले जानवर के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। फिर मैं अपने कामों के दौरान बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने बच्चों को कमरे में बंद किया था। जब शाम को मुझे ये याद आया तो भागती हुई दरवाजा खोला तो चीख निकल गई, बेटा ऐसे मत करो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर आपको ये कांच लग जाता तो तुम्हारी अम्मा मुझे बातें सुनाती। मैंने चिड़चिड़े लहजे में बगैर बच्चे की उम्र की परवाह किए उसे इतनी बातें सुना डाली। वो हैरान होकर मुझे काफी देर देखता रहा, फिर रोने लग गया। उसके रोने से घबरा कर मैं फौरन उसकी तरफ आई और उसे चुप करवाने लगी, मगर वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि मेरी भाभी किचन में आ गई और पूछने लगी कि हादी क्यों रो रहा है। मैं शर्मिंदा होते हुए कहने लगी, उसने गिलास तोड़ दिया था और अब कांच उठा रहा था। मैंने कई बार मना किया, मगर जब ये नहीं माना तो मैंने बस हल्का सा डांट दिया, इसी वजह से रो रहा है। मेरी भाभी कहने लगी, यकीनन तुमने इस पर हाथ उठाया होगा, वरना वो ऐसे नहीं रोता। भाभी समझ रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये कहकर भाभी मुझ पर गुस्सा होने लगी। वो ख्वामख्वाह मुझ पर गुस्सा होती जा रही थी, जबकि गलती मेरी नहीं थी। मुझसे जब्त नहीं हुआ। मैंने भी 2-4 बातें अपनी भाभी को सुना दी। वो सिर्फ मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी नंद भी थी, इसीलिए तो इतनी रिटाई से मुझे बातें सुनाने लगी, वरना कोई और होती तो अपने बच्चे की गलती गिनवाती। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे क्योंकि मैं ज्यादा देर किसी से लड़ नहीं सकती थी। बहुत दुख हो रहा था कि नंद ने मुझे ख्वामख्वाह क्यों डांटा है, जबकि उसके बच्चे की गलती थी। अगर वो कांच उठा लेता तो उसे ही चोट लगती। मैं रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर तो मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। मेरी नंद की बेटी सादिया सारा मेकअप मेरा खराब करके बैठी हुई थी। उसने मेरी सारी लिपस्टिक तोड़ दी थी। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी माँ का गुस्सा उस पर उतारा और एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें किसी के कमरे में आने की तमीज नहीं है? अभी 2 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और उसने मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया था। वो मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में आई थी। वो मेरे भाई की बेटी थी। मैं उसे माफ तो कर देती, मगर उसकी माँ का गुस्सा देख कर मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। मैंने उस बच्ची को थप्पड़ मार दिया। वो रोते हुए कमरे से चली गई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, सारा मेकअप समेट कर। जब मेरी भाभी ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी, वो चिल्ला रही थी, कह रही थी, हिरम बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने चुपचाप कानों में रोई ठोंसी और आराम से बेड पर लेट गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके साथ लड़ूं। वैसे भी सर में दर्द हो रहा था। मैं चुपचाप आकर लेट गई। काफ़ी देर वो बाहर खड़ी चिल्लाती रही, मगर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। तभी मेरे शौहर की कॉल आने लगी तो मैंने फौरन अटेंड की। मेरे शौहर कहने लगे, फिर तुमने क्या कर दिया है? आपा गुस्सा हो रही हैं, कम अज़ कम उनका ही ख्याल कर लिया करो। वो जिद होकर कह रहे थे, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने बगैर कोई जवाब दिए कॉल कट कर दी और आराम से सो गई। शाम के वक्त उठी तो देखा लॉन में पौधों की हालत मुझसे ज़्यादा ख़राब थी। उन लोगों ने सारे फूल तोड़कर लॉन में बिखेर दिए थे और मुझे ही उसकी सफाई करनी थी। मुझे रोना आ रहा था। मैंने खिड़की से ये मंजर देखा तो गुस्सा करते हुए ड्राइंग रूम में आई, जहाँ मेरी नंद मेरी सास के सामने ही मेरी बुराइयां कर रही थी। उसके चारों बच्चे भी वहीं बैठे हुए थे। मुझे गुस्से में आता हुआ देख मेरी नंद खड़ी हो गई और कहने लगी, आ गई महारानी साहिबा, नींद हो गई तुम्हारी पूरी? जरा सी मेरी बच्ची ने तुम्हारा मेकअप क्या खराब कर दिया, तुमने उसे थप्पड़ ही मार दिया। फिर तुम कहती हो कि मेरा बेटा कांच को हाथ लगाने वाला था, इसलिए मैंने उसे डांटा तो वो रोने लगा। मुझे यकीन है तुमने उसको भी कुछ किया होगा, वरना मेरा बच्चा रोने वाला नहीं है। नंद की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ चुका था, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, वो खुद नहीं रोता, वो दूसरों को रुलाता है। सुबह से उसने हर चीज तहस नहस की हुई है। जब मैंने ये कहा तो मेरी नंद को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, अम्मा देखो तो सही, तुम्हारी बहू को मेरा वजूद खटकने लगा है। कल को जो मेरी जी हजूरी करते नहीं थकती थी, आज मेरे मुंह को आ गई है। उसको समझा दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सास मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी तो मैं चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। वो दोनों खाने की तैयारी कर रही थी। उन्हें तो बस मुझ पर ऑर्डर चलाना था कि ये पका दो, वो पका दो। काम तो सारे मुझे ही करने थे और फिर बर्तन भी मुझे धोने पड़ेंगे।
ये नहीं था कि नंद साहिबा आकर मेरी मदद करवा दे। मेरी छोटी नंद और उसकी जेठानी आज दावत पर मदऊ थे, क्योंकि उनकी शादी भी मेरे साथ हुई थी और अभी तक हम लोग उनको शादी की दावत नहीं दे पाए थे। मैंने सास से मशवरा किया और आज बुला लिया। जब एक बहन आ रही थी तो दूसरी को भी बुलाना पड़ा। ईद उल अज़हा की आमद थी। चांद नजर आ चुका था और 10 दिन बाद ईद उल अज़हा थी। मैंने भी अपने कपड़े वगैरह सीने थे। वो मशीन मेरी पड़ी हुई थी, क्योंकि किसी भी दर्जन ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया था। उनके कहने के मुताबिक ईद से कम महीना पहले कपड़े दिए जाएं तो वक्त पर सिल जाएंगे, वरना कपड़े फिर ईद के बाद लिए जाएं। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती थी। शुरू से ही अम्मा ने हर काम सिखाने की कोशिश की थी। सिलाई कढ़ाई मुझे आती थी। मैंने सोचा दूसरों का एहसान लेने से बेहतर है कि मैं खुद सी लूं। अभी मैं सास के साथ किचन में काम कर रही थी जब मेरी नज़र अपने कमरे पर पड़ी, जहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तो बंद करके आई थी। मुझे यकीन हो गया कि मेरी नंद के बच्चे फिर कमरे में घुस गए हैं। मेरे भाई के बच्चे थे, मुझे प्यारे लगते थे, मगर जिस तरह की वो शरारतें करते थे इंसान को रोना आ जाता था। भैया शादी करने के बाद ही हमसे अलहदा रहने लगे थे। उन्होंने अपने ससुराल के पास अपनी बीवी के मशवरे पर एक घर खरीद लिया था। उनकी फौतगी के बाद मेरी नंद वहीं रहने लगी। हालांकि अम्मा ने कहा था कि अकेले रहने से बेहतर है हमारे साथ रह जाओ, तुम्हारे देवर तुम्हारा खर्चा उठाने को तैयार है। मगर वो भाइयों के सहारे यहीं रह गई। वो ज़्यादा हमारे साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा एक अनजाने खौफ ने मुझे किचन छोड़कर कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया। मैं बेसन वाले हाथों को बगैर धोए जल्दी से अपने कमरे में आई। कमरे की लाइट ऑन थी और बच्चे वहाँ नहीं थे। मैंने शुक्र अदा किया, मगर तभी मेरी नज़र सिलाई मशीन पर पड़ी जो मैंने बालकनी में रखी हुई थी और उधर ही बैठकर कपड़े सी रही थी। मेरी नज़र जैसे ही वहाँ पड़ी मुझे शक होने लगा उन लोगों ने मेरा सूट तो नहीं कहीं काट दिया। आगे बढ़ी और देखा तो मेरा वहम ठीक था, क्योंकि उन लोगों ने मेरा सूट काट दिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बगैर बेसन वाले हाथों की परवाह किए मैंने अपना सूट उठाया और सास के पास चली आई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं कहने लगी, अम्मी आप फिर मुझे डांटती हैं, देखें उन लोगों ने सूट का क्या हाल किया है। मेरी सास ने सूट देखा तो वो भी अफसोस करने लगी। कहने लगी, अभी किरण से बात करती हूँ कि उसके बच्चों ने ये क्या किया है। ये कहकर उन्होंने मेरी भाभी को आवाज़ लगाई तो वो फौरन हाजिर हो गई थी। तभी उन्होंने वो सूट मेरी नंद की जानी बढ़ा दिया। उन्होंने देखा तो पहले तो हंसने लगी, मगर जब मेरी सास ने गुस्सा किया तो वो कहने लगी, अच्छा बच्चों से पूछती हूँ कि ये कहकर वो ड्राइंग रूम में चली गई। काफ़ी देर जब वो नहीं आई तो मैंने सास को कहा कि जाएं, आप पूछ कर आए उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या पहनूंगी। मेरे शौहर ने अपने पसंद से मुझे लेकर दिया था। मुझे हमजा का सोच सोच कर ही डर लग रहा था कि वो बहुत गुस्सा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी देर बाजार में खवारी करने के बाद ये सूट खरीदा था और अब वो फिर से बाजार जाने को तैयार नहीं होंगे और अकेली मैं बाजार जा नहीं सकती थी। वहाँ से अम्मी घुटनों की मरीज थी। मैं रोने लगी। तभी मेरी नंद वहाँ आई और कहने लगी कि मेरे बच्चों ने भी तुम्हारे साथ ठीक किया है, तुमने उन्हें थप्पड़ मारा, अच्छा नहीं किया। अब उसमें मेरी गलती तो नहीं है, उन्होंने खुद ही थप्पड़ का हिसाब चुका दिया है। अच्छा खैर, भाई को कह देना कि वो दूसरा ला देंगे। ये कहकर वो बड़े आराम से खीरा खाने लगी। मैं हैरान हुई कि ये कैसी औरत है, मेरा इतना नुकसान करने के बावजूद इतनी ढिठाई से मुस्कुरा रही है। मैंने गिलास वहीं टेबल पर पटका और अपने कमरे में आ गई। फौरन अपने शौहर को फ़ोन किया और कहने लगी, आप हर वक्त मुझे बुरा कहते हैं ना कि मैं आपकी बहन के बच्चों की दुश्मन बनी रहती हूँ, अब आप क्या कहेंगे। उन्होंने मेरा सूट काट दिया है। मेरे शौहर कहने लगे, अभी मैं काम पर हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने फ़ौरन ही कॉल कट कर दी थी और उसके थोड़ी देर बाद ही मेरी नंद कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए। मेरा हाथ जला है तो मुझे टूथपेस्ट चाहिए। मैंने माथे पर हाथ मारा और जल्दी से टूथपेस्ट उसे पकड़ाया। उसके साथ साथ चलने लगी। उसका 7 साल का बेटा किसी को किचन में ना पाते हुए चाय अपने ऊपर गिरा चुका था और वो मुसलसल रो रहा था। ऐसी हरकतें करता था तो मुझे उस पर गुस्सा आता था। अब तक तो उसे समझदार होना चाहिए था, बेशक बच्चा था, मगर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाएं। काफ़ी देर मैं वहीं खड़ी रही। वो छोटा सा मासूम बच्चा रो रहा था। बज़ाहिर उसकी शक्ल बहुत मासूम दिखती थी, मगर हकीकत ये थी कि वो हद से ज़्यादा शरारती था, हर किसी की नाक में दम किए रखता। अभी हम वहीं खड़े हुए थे जब मेरी नंद मुस्कुराते हुए अपनी जिठानी के साथ घर में दाखिल हुई। उसने बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया। मैंने अपने कपड़ों की तरफ देखा
जो काम करने की वजह से साफ नहीं थे बल्कि खराब हो चुके थे और काम करने की वजह से जगह जगह पर दाग लगे हुए थे। मैंने जल्दी से उनको सलाम किया और भागते हुए अपने कमरे में आई। कपड़े जो इस्त्री करके गई थी वो मेरी नंद के बच्चों ने खराब कर दिए थे। उन्होंने उन कपड़ों को उठाकर अलमारी में रख दिया था। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि उन पर सिलवटें आ चुकी थी। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया और कपड़े इस्त्री करने लगी। मुझे बच्चों पर बेहद गुस्सा आया था। आज सारा दिन उन्होंने मेरे नाक में दम करके रख दिया था। मैं सोच रही थी कि ये लोग कब घर से जाएंगे और मैं इन सब चीज़ों से तंग आकर थक चुकी थी। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था कि कपड़े बदलने को भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर मेरी सास बार बार मुझे कह रही थी कि दुल्हनों की तरह तैयार होकर सब लोगों के सामने आना, अच्छे से तैयार होकर। जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर आई, किसी बच्चे ने केले का छिलका नीचे फेंक दिया था। मेरा ध्यान नीचे की तरफ नहीं था। मैंने जैसे ही मेहमानों की जानिब कदम बढ़ाया, फौरन ही छिलके से फिसली और नीचे जा गिरी। सब बड़े मुझे उठाने के लिए बढ़े, जबकि छोटे बच्चे हंसने लगे। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरी सास मुझे हाथ देकर उठाने लगी थी। जब मैंने उसका हाथ झटका और भागते हुए अपने कमरे में आ गई, काफी देर तक रोती रही। मेरी नंद ने अपने बेटे से मुझसे माफी मंगवाई। मुझे उस माफी का अचार डालना था। क्या मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा था और टांग पर भी जख्म लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी। बच्चे इस बात पर भी हंसते रहते थे। पहले मेरी नंद भी हंस रही थी, मगर जब मैंने रोते हुए सास की तरफ देखा तो उसने फौरन बेटी को समझाया कि एक तो तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ऊपर से तुम उनका साथ दे रही हो, ये गलत बात है। तो वो चुप हो गई। सब खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि मैं किचन में खाना बना रही थी। जो कस्टर्ड वाला डोंगा मैंने मेहमानों के लिए रखा था, उसे उठाने लगी तो देखकर हैरान रह गई। उसमें से ही बच्चों ने कस्टर्ड खा ली थी और चम्मच भी अंदर रख लिए थे। वो कस्टर्ड जूठा हो चुका था। मेहमानों को नहीं दिया जा सकता था। मैंने फौरन शौहर को फ़ोन किया और कहने लगी कि जल्दी से केक लेकर आ जाएं। बच्चों ने कस्टर्ड खराब कर दिया। वो रास्ते में थे, कहने लगे अब तो मैं घर आ रहा हूँ, खैर है, कुछ नहीं होता। मगर मैं उन पर गुस्सा होने लगी। वो बेचारे मान गए। मैंने फौरन से टेबल सजाई और अब की बारी बच्चे मेरी हर बात मान रहे थे, क्योंकि वो मुझे 2 बार रोता हुआ देख चुके थे। अब माँ के कहने पर नहायत ही शरीफ बने हुए थे। सास ने सबको खाने पर बुलाया। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। खाना शुरू हो चुका था। मेरे शौहर अभी तक नहीं आए थे। मैं उनको बार बार फ़ोन कर रही थी। सास ने मुझे देखा तो कहने लगी आराम से आकर बैठ जाओ, खाना खाओ, वो आ जाएगा। लेकिन मैं उनका मुसलसल इंतज़ार कर रही थी। उन लोगों ने कस्टर्ड में से केक चुन लिए थे और बाकी अधूरी सी कस्टर्ड पड़ी हुई थी। वो मेहमानों को खिलाना बेइज्जती करने के बराबर था। जैसे ही मेरे शौहर घर में दाखिल हुए, मैंने फ़ौरन से केक लिया और टेबल पर आकर रख दिया। तभी मेरी छोटी नंद कहने लगी, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, आपको कैसे पता चला कि आज मेरे शौहर की सालगिरह है? बेकरी में कोई केक नहीं मिल रहा था, एक ऐसा केक जिस पर सालगिरह मुबारक लिखा हुआ था। मेरे शौहर वहीं ले आए। यूं बच्चों की एक गलती की वजह से मेरे ससुराल वालों की अहमियत उनके दामाद की नज़रों में बढ़ गई। वो बहुत खुश हो रहा था और बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। मेरा शौहर हैरान हो रहा था कि मुझे किसने बताया है। तो मैंने बच्चों की तरफ इशारा कर दिया कि वो खामोश हो गए। सभी लोग बातें करने लगे। बच्चों ने मेरे साथ बर्तन किचन में रखवाए तो मेरा गुस्सा भी उतर चुका था। मैं उनसे प्यार से बात करने लगी थी। जैसे ही मेहमान घर से वापस गए तो वापस अपनी टोन में आ गए। वो दोबारा से शरारतें करने लगे थे। उनके हाथ में जो बॉल थी वो जाके बल्ब को लगी और बल्ब टूट गया। सारा किचन अंधेरे में डूब गया। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया कि अब बर्तन कैसे धोंगी। शोर की आवाज़ सुनकर मेरे शौहर भागे हुए आए। देखा तो हंसने लगे। मुझे उनके हंसने पर गुस्सा आ रहा था। मैंने बर्तन वहीं छोड़े और कमरे में आ गई, जबकि मेरी नंद गुस्सा हो रही थी कि बर्तन छोड़ दिए, सुबह धोने में भी और ज़्यादा मुश्किल होगी। मैंने उन्हें कहा कि आपके बच्चों ने बल्ब तोड़ा है तो ये काम भी आप करेंगी, मैं नहीं करूँगी। मुझे गुस्सा आया हुआ था, इसलिए उनके सामने इतना बोल गई, वरना मेहमान को ऐसे कौन कहता है। वो मेहमान तो नहीं थी, हर वक्त हमारे घर रहती थी, मगर फिर भी एक नज़र से देखा जाए तो वो मायके आई हुई थी। उनका काम करना बनता था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मैंने सारे बर्तन धोए। तब तक नंद तो अपने बच्चों को लेकर घर जा चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मेरी नंद ने बाजार जाना था तो मेरी सास उसके साथ चली गई और कहने लगी कि तुम्हारे लिए सूट लाऊंगी। मैंने उन्हें जाने दिया और पैसे पकड़ा दिए। मेरी नंद अपने बच्चे मेरे पास ही छोड़ गई। असल इम्तिहान तो मेरा आज शुरू हुआ था, क्योंकि सुबह के वक्त मेरे शौहर 2 बकरे लाए थे। मैंने अपने घर के पिछले सैन में उनको बांध दिया था। पिछले सैन में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था
जहाँ ये हम लोग हर साल कुर्बानी के जानवर को ठहराया करते थे। अभी भी ईद में 7 दिन बाकी थे और गर्मियों की छुट्टियां भी होने वाली थी, तो बच्चों को खुश करने की खातिर वो जानवर कुछ दिन पहले ले आए थे। मैं बेखबर सो रही थी जब मुझे बकरों की आवाज़ आई। मैं हैरान रह गई कि ये आवाज़ इतने करीब से कैसे आ रही है। बच्चों ने मिलकर उन बकरों को खोल दिया था। अब वो सारे घर में फिर रहे थे और गंद फैला रहे थे। मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकली तो देखा बकरे हर तरफ भाग रहे हैं और बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहे हैं। हादी सबसे ज़्यादा खुश था और मुझे उसी पर ही गुस्सा आ रहा था कि ये वो यही कर रहा है। और कहा भी था कि तुम लोगों ने बकरों के साथ रुकना है तो रुको, मगर ऐसा हरगिज मत करना कि उन्हें खोल देना, फिर वो बहुत तंग करेंगे। मगर बच्चों ने मेरी एक ना मानी। अब वो बकरे आगे आगे भाग रहे थे और बच्चे पीछे पीछे। हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। उससे पहले कि कुछ होता, मैंने अपने शौहर को फ़ोन कर दिया। वो यहीं पास में किराना की दुकान पर गए हुए थे। फौरन घर आए, मगर उनके घर में दाखिल होते ही बच्चों ने गेट से बकरे बाहर भगा दिए। सारा मोहल्ला हमारे बकरों को पकड़ रहा था और बच्चों को बातें सुना रहा था, मगर बच्चों को कहाँ फर्क पड़ रहा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे और उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद मेरे शौहर बकरे पकड़ कर ले आए और उन्हें बांध दिया। उन्होंने तो बच्चों को डांट दिया और समझा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर थोड़ी देर बाद मैं पानी भरने के लिए किचन में गई तो खिड़की से देखा वो लोग फिर बकरों के पास गए बैठे हुए थे और उन्हें खोलने का इंतजाम कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उन चारों बच्चों को पकड़ा और बकरों के साथ कमरे में बंद कर दिया। मुझे लगा कि अभी आके खोल दूंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उन्होंने हमें कितना परेशान किया हुआ है। सारा दिन मुझे बात भूल गई। मैं कमरे में जाकर सो गई। शाम होते ही मेरी नंद और सास घर वापस आई तो वो आते साथ ही बच्चों का पूछने लगी कि उन्होंने ज़्यादा तंग तो नहीं किया। तभी मेरे दिमाग में फौरन बच्चों का ख्याल आया। मैं फौरन से भागते हुए कमरे में गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बच्चे तो अभी 2 महीने पहले मेरी शादी हमजा से हुई थी। वो मेरी भाभी का भाई था। दरअसल ज़हूर भाई मेरे चचा ज़ाद भाई थे। बचपन में उनके वालिदैन इंतकाल कर गए तो वो हमारे साथ रहते थे। जब उनकी शादी तय हुई तो उनकी बीवी की यही शर्त थी कि वो अलहदा घर में रहना चाहती है। बस फिर उन्होंने अपने ससुराल के साथ बाला खाली पलाट लिया और उस पर घर बनवाने लगे। अम्मी ने भैया को बहुत समझाया कि अपने खानदान से अलहदा हो जाओ, मगर वो तो अपनी बीवी का कहा मान रहे थे, जो उन्हें अलहदा रहने पर उकसा रही थी। हम लोगों ने सब्र से काम लिया। हमारे दिल में भाभी के लिए थोड़ी सी नफरत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने चची से 1000 इख्तलाफात के बावजूद उनके बेटे को अपने बेटे की तरह चाहा था। बहरहाल बात जो भी थी, भैया हमसे दूर हो गए। उनकी शादी के 11 बरस बाद ही वो एक हादसे का शिकार होकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीवी और बच्चों को अकेला छोड़ गए। तब भी अम्मा आई और मेरी नंद को बोला कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना, तुम्हारे देवर तुम्हारा खर्चा उठाने को तैयार है। मगर वो तो नहीं मानी और खुद नौकरी करने लगी। उनके भाई भी उनका ध्यान रखते थे। जब मेरी सास मेरा रिश्ता लेकर आई, पहले तो मैं मना कर चुकी थी। इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि मेरी सास का मेरे साथ ताल्लुक कैसा होगा, क्योंकि उनकी बेटी तो हम देख चुके थे जो हमें अलहदा कर चुकी थी। मगर फिर अच्छे रिश्तों की किल्लत की वजह से अम्मी ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। हमजा और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर कभी बात नहीं की। हमजा ने मेरे लिए स्टैंड लिया और 1000 मसलों के बावजूद उन्होंने अपनी अम्मी को मेरे लिए मना लिया। उनकी अम्मी तो राजी थी, मगर उनकी बहन ही नहीं मान रही थी। इसी तरह सबको राजी करके ये शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी नंद के बच्चे, जो कि रिश्ते में मेरी भाभी भी होती थी, वो बहुत तंग किया करते थे, नाक में दम किए रखते। मैं कब से सोच रही थी कि इनको सबक ज़रूर सिखाऊंगी। उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। मेरी कोई इनसे खास दुश्मनी नहीं थी और ना ही मैंने इस रिश्ते को रवायती बनने दिया। मगर जिस तरह वो बच्चे तंग करते थे, या तो वो अपना नुकसान कर लेते या फिर मेरा नुकसान कर दिया करते थे। मुझे बहुत ही बुरा लगता था। ये अभी बच्चे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो लोगों की नाक में दम किए रखेंगे। अच्छा है कि बचपन में ही सीख जाएं। ईद उल अज़हा करीब थी और बच्चों ने मेरा सूट कैंची से काट दिया था। एक तो सूट लेना था, दूसरा बच्चों की भी शॉपिंग रहती थी। इसलिए मेरी नंद और सास बाजार चली गई। पीछे से मेरे शौहर बकरे खरीद लाए, जिनमें से एक तो खासा डरावना था क्योंकि उसके सींग थे, बाकी 2 बकरियां थीं। वो बहुत शरारती थीं और उछल रही थीं। बच्चे उनको देखकर खुश हो रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि
ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں, کیونکہ قربانی قریب آ رہی تھی اور بچے باقی لوگوں کو دیکھ کر اپنے جانور باہر گھمانے لے جانا چاہتے تھے. مگر وہ بکریاں اتنی شرارتی تھیں کہ انہوں نے ہم سب کو بھگایا. میں بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ گئی تھی. سوچا کہ انہیں سبق سکھاؤں گی. بس جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو میں نے انہیں جانوروں والے کمرے میں بند کر دیا اور خود آ کر سو گئی. مجھے بات ہی بھول گئی. شام کو جب میری نند اور ساس گھر آئیں, اس نے پہلے اپنے بچوں کا پوچھا تو پھر مجھے ان کا خیال آیا. میں فوراً ہی کمرے کی طرف بھاگی تھی. جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا, میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. بچے زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور بکرے کھلے ہوئے تھے. دروازہ کھلتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگے, جبکہ میں اور میرے شوہر اندر کی طرف بھاگے, کیونکہ ہم دونوں کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا تھا. میری نند رونے لگی تھی. ہم نے بچوں کو جگانا چاہا مگر بچے تو بے سدھ ہو رہے تھے. ہادی کا ماتھا پھٹ چکا تھا اور خون بہہ رہا تھا. میں ڈر گئی. باقی بچے خوف اور بدبو کی وجہ سے بیہوش ہو چکے تھے. فوراً ہی انہیں گاڑی میں لے کر ہسپتال آ گئے. بچے واقعی خوف کی وجہ سے بیہوش ہو چکے تھے, جبکہ ہادی اس بکرے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا. اسی لیے زیادہ چوٹ آئی تھی, کیونکہ بکرے نے اسے خوب مارا تھا. شکر ہے بچوں کی جان بچ گئی اور ہم لوگوں نے پھر بھی وقت پر وہ دروازہ کھول لیا. اگر میری نند نہ آتی تو شاید مجھے یہ بات بھی بھول جاتی. میں بہت شرمندہ تھی اور رو رہی تھی. مجھے لگا تھا سب مجھے اب باتیں سنائیں گے. میری نند بہت زیادہ پریشان تھی. وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی. مجھ سے تو اس سے معافی بھی نہیں مانگی جا رہی تھی. اس کے چاروں بچے بے سدھ پڑے ہوئے تھے. شوہر کے جانے کے بعد وہ اپنے بچوں کے ساتھ جذباتی طور پر بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی. ذرا سا انہیں کچھ ہوتا تو وہ رونے لگ جاتی. وہ اپنے بچوں کو وہ مقام دینا چاہتی تھی جو اس نے اور اس کے شوہر نے ان کے لیے سوچا تھا, اور وہ دن رات اسی کے لیے تو محنت کر رہی تھی. مردوں کی طرح کماتی کر اپنے بچوں کا خیال کرتی. میرا شوہر اس کے گھر راشن ڈلوا دیا کرتا تھا اور بچوں کی فیس کی ذمہ داری بھی اس نے لے رکھی تھی. باقی چھوٹے موٹے کام وہ خود کر لیا کرتی تھی. مجھے شوہر کی مدد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ میری بھی تو بھابھی تھی. مجھے اس سے ہمدردی تھی. بچوں کو ہوش آیا تو میں روتے ہوئے آگے بڑھی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ میری غلطی تھی, میں نے تم لوگوں کو وہاں بند کر دیا اور مجھے بات ہی بھول گئی, مجھے معاف کر دو. جب میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی تو ہادی چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر میرے گلے لگ گئے اور کہنے لگا, پھوپھو آپ کی غلطی نہیں تھی, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. کل بھی ہم نے آپ کو بہت تنگ کیا, آپ کا عید والا سوٹ پھاڑ دیا, مجھے معاف کر دیں, غلطی میری تھی. جب وہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا تو مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے اسے گلے لگا لیا. اس دن کے بعد میں نے اپنے نند کے بچوں سے دوستی کر لی. اس کے بعد ہم جو کرتے مل کر کرتے, یہاں تک کہ کچھ بنا کر کھانا ہو یا پھر اکٹھے کھیلنا ہو, ہم سب کچھ ساتھ ہی کرتے تھے اور میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی. رات کو ہم بیٹھ کر لوڈو کھیلا کرتے تھے. بچے آ جاتے تو رونق لگ جاتی تھی. میں رات گئے تک انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی. یوں بچے دھیرے دھیرے میرے ساتھ اٹیچ ہوتے گئے. میں نے نند سے درخواست کی کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہے, تم اپنا گھر کرائے پر دے دو اور ہمارے ساتھ رہنے لگو. بچے سارا دن تو یہی ہوتے ہیں, تو ویسے ہی اکیلی خوار ہوتی رہتی ہو. اسے میرا مشورہ پسند آیا تو اس نے اپنا سارا سامان ہمارے گھر شفٹ کروا لیا تھا. بچوں کو شرارتیں کرتے ہوئے روکنا نہیں چاہیے, بلکہ اس دوران ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنا بچپنا نہ کھو دیں. وقت سے پہلے بڑے ہونے والے بچوں کی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی, وہ ہسرتے رہ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں.